दोस्तों कल 7 अप्रैल 2026 की रात सारी दुनिया कयामत की रात समझ रही थी। सारी दुनिया की सांसें रुकी हुई थी क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सारी दुनिया में घूम रहा था जिसमें इन्होंने ये ऐलान किया था कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता तबाह हो जाएगी और ऐसी तबाही मैं लेकर आऊंगा ईरान के ऊपर कि ईरान की वो सभ्यता वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन दोस्तों ठीक इसी वक्त इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक गलियारों में कुछ पक रहा था। दो शख्स, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के मुखिया आसिम मुनीर, ये दोनों लगातार फोन पर लगे थे और 8 अप्रैल की सुबह 5 बजे एक चमत्कार हुआ। ट्रंप का एक मैसेज आता है सीज फायर और ईरान भी राजी हो जाता है सीज फायर के लिए। भाई जिस अमेरिका ने ईरान को मिटाने की कसम खाई थी वो अचानक 14 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी हो गया। भाई क्यों मान गया, क्वेश्चन ये उठता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो सीज फायर हुआ है अमेरिका ईरान के बीच में और वो भी पाकिस्तान की कोशिशों से, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भाई भारत के लिए ये सीज फायर एक राहत है या फिर एक बड़ा कूटनीतिक झटका है? आज के अपने महा एनालिसिस में साथियों हम इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो इतना बड़ा यू टर्न हुआ है हम इसका पूरा महा एनालिसिस करेंगे। समझना यह है इस सारी कथा कहानी में कि ट्रंप ने अपनी खौफनाक धमकी के बावजूद अचानक इस लड़ाई को रोक क्यों दिया और फिर ईरान का 10 पॉइंट वाला वो जो शांति प्रस्ताव है उस शांति प्रस्ताव में ईरान की ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिन्होंने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया और समंदर में हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान का जो टोल प्लाजा है वो कैसे अब काम करेगा, क्योंकि ईरान यहां पर टोल टाइप सिस्टम लगा रहा है, लगाने की मांग कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। हर जहाज से 19 करोड़ रुपए की जो वसूली की बात है उसमें कितनी सच्चाई है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब इस सीज फायर को मानने से मना क्यों कर रहे हैं और लेबनान में अब क्या होगा, इजराइल के नॉर्थ में अब क्या होगा और पर्दे के पीछे बैठकर चाइना पाकिस्तान के जरिए इस पूरे खेल को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और सबसे अहम सवाल दोस्तों ये कि क्या पाकिस्तान का शांति दूत बनना भारत के लिए बड़ा खतरा है? दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें 7 अप्रैल की रात और 8 अप्रैल की सुबह की टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। अमेरिका ने देखो ईरान को अल्टीमेटम दे ही दिया था वॉशिंगटन के टाइम के मुताबिक कि मंगल की रात 8 बजे, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखें तो हमारे यहाँ बुध की सुबह 5:30 बजे बैठते हैं, कि 5:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका ईरान की पूरी सभ्यता को निपटा देगा, खत्म कर देगा ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को। अब इस बयान का देखिए मतलब तो ये निकलता है कि शायद अमेरिका ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा सभ्यता को मिटाने का। साथियों यही मतलब होता है और ये इसी वजह से कोई आम बयान नहीं था। ईरान की कैपिटल तेहरान में लोग पूरी रात जागते रहे। भाई माँ बाप अपने बच्चों से लिपट कर खूब रोए। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद हम कल रहे या ना रहे और पूरी दुनिया में इमोशनल माहौल बन गया था, पूरे दुनिया के जो ह्यूमन सर्कल्स हैं। लेकिन देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह 4 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ये जो 14 दिन का सीज फायर है इसके लिए हम तैयार हो गए हैं। और इसके 40 मिनट बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कंफर्म कर दिया कि साहब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। ईरान की जो सरकारी न्यूज चैनल है उसने भी ये बता दिया कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, वहां के टीवी से बयान आया कि इन्होंने अपनी सारी मिलिट्री यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश भी दे दिया है। तो साथियों आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभ्यता को मिटाने की बात करने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति अचानक से रुक गए? तो देखो इस रुकावट के पीछे इनकी मेनली 2 कारण है साथियों। एक पहला कारण जो है ना जिस पर हम बार बार चर्चा कर ले रहे हैं वो है इनकी घरेलू राजनीति। मतलब क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल की कीमतें ऑलरेडी आसमान पर चली रही हैं और फिर जब से लड़ाई छिड़ी है अमेरिकन जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ था अमेरिका की सड़कों पर जिसमें करोड़ों लोग सड़कों पर आए थे। खुद जो राष्ट्रपति ट्रंप साहब है ना, रिपब्लिकन पार्टी है इनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता इनके बयानों के खिलाफ हैं, इनकी हरकतों के खिलाफ हैं, इनके पागलपन के खिलाफ हैं। और ये बयान आ रहे हैं कि अमेरिका के भीतर से ही कि ट्रंप ने अमेरिका की इमेज को डेंट पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। तो सभ्यता मिटाने वाला जो इन्होंने बयान दिया था ना उसका जमकर विरोध हुआ अमेरिका की धरती से ही। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है साथियों पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी। देखो जब हमला कंफर्म लग रहा था तब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इन दोनों बंदों ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लगातार टेलीफोन घुमाए, अपील करी कि 2 हफ्ते के लिए हमले रोक दो ताकि बातचीत हो सके, बशर्ते कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को रास्ता दिया जाए। अब ये सारी बातें हो ही रही थी और इस 14 दिन का सीज फायर हो गया।
तो 14 दिन का जो सीज फायर हुआ, इसके बाद ईरान का सरकारी मीडिया इसे एक ऐतिहासिक जीत बता रहा है इस सीज फायर को। ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने हमारे 10 पॉइंट को स्वीकार कर लिया है। मतलब पहले आप याद कीजिए कि अमेरिका ईरान के लिए 15 पॉइंट का प्लान लेकर आया था युद्ध रुकवाने के लिए, फिर ईरान ने कहा कि हम 10 पॉइंट लेकर आए हैं तब युद्ध रुकेगा। तो अब ईरान ये दावा कर रहा है कि हमारे 10 पॉइंट वाला जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया अमेरिका ने। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान का प्रस्ताव काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब ईरान वालों ने एक अहम कदम उठाया है, ये ट्रंप की तरफ से बयान आया है। तो दोस्तों, ईरान का ये जो 10 पॉइंट प्लान है ना, इसको पहले समझते हैं कि आखिर ईरान ने मांगा क्या है। तो देखिए, ईरान ने साथियों ये 10 चीजें मांगी है, 10 डिमांड है ईरान की। इसको शॉर्ट में हम समझते हैं। पहली डिमांड तो ईरान की यह है कि हमले बंद हो तुरंत, और ये लिखित गारंटी मिल जाए कि भविष्य में ईरान पर कोई दोबारा अटैक नहीं होगा, कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नाम से कोई स्ट्राइक नहीं होगी। दूसरा, ईरान की आर्थिक नाकेबंदी खत्म की जाए, जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं दुनिया ने, उसको रोका जाए, और जब्त संपत्ति की वापसी हो। मतलब ईरान के जो अरबों डॉलर अमेरिका ने जब्त किए हुए हैं पश्चिमी देशों ने, उनको वापस किया जाए। परमानेंट शांति की बात हो, 10-20 दिन की शांति नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सेना जो इस इलाके में बिखरी हुई है, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इन जैसे देशों में, यूएई में अमेरिकी सेना के बेसिस हैं, इनको यहां से हटाया जाए और अमेरिकी सेना वापस अपने देश जाए। यहां क्या कर रही है, ये ईरान का 5वां पॉइंट है। छठा, ईरान कह रहा है कि युद्ध से मेरे देश में तुमने जो तबाही मचाई है उसका हर्जाना मुझे दिया जाए। 7वां कहा कि जो हॉर्मुज है उस पर मुझे उसी तरह का कंट्रोल दिया जाए जैसा सुएज कनाल पर मिस्र के पास है। मतलब मिस्र जिस तरह से वसूली करता है सुएज से गुजरने वाले जहाजों से, ऐसी वसूली हम करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हमें यह मान्यता मिले। डेटा शेयरिंग की डिमांड है 8वीं। डेटा शेयरिंग मतलब उस हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को अपना डेटा देना पड़ेगा ईरान को, ये ईरान की डिमांड है। 9वां, टोल की वसूली। मैंने आपसे डिस्कस किया कि टोल मिले बिल्कुल उसी तरह जैसे सुएज कनाल से मिलता है। और 10वां, इजराइल पर लगाम लगाई जाए। इजराइल जो इस इलाके का एक ताकतवर देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजराइल जिस देश पर चाहता है अटैक कर देता है, तो इजराइल की इन अटैक करने वाली हरकतों पर, इजराइल के बेलिग्रेंस पर लगाम लगाई जाए। ये डिमांड है, ये 10 पॉइंट्स हैं साथियों ईरान के। अब लाख टके का सवाल ये उभरता है कि क्या अमेरिका ये सारी शर्तें मान लेगा? ये जो 10 शर्तें ईरान लेकर आ रहा है, मतलब हर्जाना हो या सेना हटाने वाली जैसी बातें हैं, तो क्या मान लेगा अमेरिका? सवाल है, देखिए, सारी शर्तें अमेरिका नहीं मानेगा, क्योंकि अगर इन शर्तों को अमेरिका मान लेगा तो आप बताइए फिर अमेरिका का जो एक तरह से जो हेजमनी है वो भी तो अमेरिका के खतरे में पड़ेगी। लेकिन एक बात आप देखिए कि जब पॉलिटिकल साइंस में, अगर दोस्तों हम इस बात को समझें, अगर आप किसी देश से बातचीत करते हैं तो आप पहले इतनी सारी डिमांड उसके सामने रख दो कि कम होते होते भी 50% डिमांड मान ली जाए। और पॉलिटिकल साइंस में, जियोपॉलिटिक्स में, इसको कहते हैं हम एंकरिंग। मतलब ईरान ने अपनी शर्तें पहले ही इतनी ज्यादा रख दी हैं ताकि जब मोल भाव हो तो वो अपनी असली शर्तें मनवा सके। और असली शर्तें कौन सी भाई? प्रतिबंध हटाए अमेरिका ईरान के ऊपर से, और हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को मान्यता दे। और सबसे बड़ी बात देखो, ईरान ने हॉर्मुज से सुएज नहर जैसा टोल वसूलने का प्लाजा इस समय बना रखा है, फिलहाल वसूल रहा है ईरान। अमेरिका ने सीज फायर के लिए अनजाने में, अमेरिका की तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, यानी ट्रंप की बेवकूफी कहिए, इनकी बेहूदगी कहिए, इनका सेनिलिटी कहिए, सनक कहिए, अनजाने में ही सही, इन्होंने हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता तो दे ही दी है। ये ईरान की एक बड़ी कामयाबी है, ईरान का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच पाकिस्तान कैसे मध्यस्थ बन गया? भाई, पाकिस्तान अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो देखिए, ऐसा तो खैर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। देखो, पहली मजबूरी तो साथियों पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि जब अफगानिस्तान में अशांति थी तो लाखों अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की धरती पर आ गए थे, जिसका सारा बोझ पाकिस्तान पर पड़ा। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान से लगने वाला जो 900 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है, जब ईरान के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलेगी, अस्थिरता फैलेगी, केओस, डिस्ट्रक्शन, तबाही बर्बादी फैलेगी, तो शरणार्थी आएंगे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, बोझ उठाने की हालत में नहीं है लाखों शरणार्थियों का पाकिस्तान। दूसरा, आर्थिक तबाही से ऑलरेडी जूझ रहा है पाकिस्तान। इस जब से ईरान जंग हुई है 500 रुपये लीटर हो गया है डीजल पाकिस्तान के अंदर, और हालात इतने खराब है कि वहां स्कूल बंद करने पड़े हैं, दुकानें रात 8 बजे के बाद बिल्कुल बंदिश लगा दी गई है, नहीं खुल सकती। तो आर्थिक स्थिति में डावाडोल है पाकिस्तान की इस युद्ध के कारण। तीसरा,
आप याद कीजिए साथियों, सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भैया अगर सऊदी अरब पर अटैक होता है या पाकिस्तान पर, तो माना जाएगा कि वो एक देश पर अटैक, दोनों देशों पर अटैक है। तो अब क्योंकि ईरान अटैक कर ही रहा है सऊदी अरब के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी के, तो अगर ये अटैक ईरान बढ़ाता तो मजबूरी में पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देने आना पड़ता, जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। मतलब पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ऐसी कंडीशन बने। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को मोहरा बनाने वाला असली मास्टरमाइंड है चाइना। ये जो चाइना देश है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब से हॉर्मुज बंद हुई है, तब से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $110 के परे चली गई थी। इससे चाइना की जो इकोनॉमी सुस्त थी, वो इकोनॉमी और ज्यादा खराब होने के रास्ते पर बढ़ रही थी। तो चाइना ने तेहरान पर भारी दबाव डाला कि भैया आप हमले रोको और बातचीत में शामिल होइए। लेकिन चाइना सीधे खुद अमेरिका के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। और इसी वजह से 10 अप्रैल को अब ये जो हाई लेवल मीटिंग होगी इस्लामाबाद में, इसकी सारी पटकथा बीजिंग में लिखी गई है। पाकिस्तान तो केवल वेन्यू है। जब देखो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, तो उन्होंने साफ लिखा था कि इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। लेकिन ट्रंप का जो अनाउंसमेंट हुआ, इसके तुरंत बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस शांति समझौते की धज्जियां उड़ाई हैं। भाई, नेतन्याहू के ऑफिस से कहा गया कि इजराइल इस सीज फायर का समर्थन करता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि ईरान हमले बंद कर दे और हॉर्मुज को खोल दे। और बड़ी बात यह कह दी कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। मतलब ये कह दिया कि सीज फायर को मानेंगे, लेकिन लेबनान के साथ लड़ाई झगड़ा हम करते रहेंगे, ये कहा इजराइल ने। अब देखो, हिजबुल्लाह क्योंकि लेबनान में लड़ता है, और हिजबुल्लाह को किसने सपोर्ट किया हुआ है? ईरान ने। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखना चाहता है। इजराइल वहां एक बफर जोन बना रहा है। भाई, नेतन्याहू को मालूम है कि अगर ये युद्ध पूरी तरह रुक गया तो इजराइल में उनकी सरकार गिर सकती है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए साथियों कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के आरोप हैं, और करप्शन की जांच उन पर बैठ सकती है। देखिए, अगर इजराइल लेबनान पर बमबारी करता है, तो इसका मतलब हिजबुल्लाह पर बमबारी करता है, तो क्या ईरान चुप बैठेगा? अब ईरान ने तो अपनी 10वीं शर्त जो लिखी थी, उसमें साफ लिखा ही है कि इजराइल को लेबनान में ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे। मतलब इजराइल इस 14 दिन के सीज फायर का सबसे बड़ा स्पॉइलर बन जाएगा अगर वो लेबनान में, ये साउथ लेबनान में अपने हमले बढ़ाता है। क्योंकि ऑलरेडी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा है। तो ये तलवार की तरह बात लटक रही है कि कहीं ये सीज फायर इन ऐसी हरकतों से 14 दिन से पहले ही ना टूट जाए। ये बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है इस सीज फायर के ऊपर। अब साथियों, बात करते हैं इस सारे महासंकट और इस सीज फायर का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखो, इस सीज फायर के दो पहलू हैं दोस्तों। एक तो बहुत पॉजिटिव पहलू है और दूसरा थोड़ा सा चिंता में डालने वाला पहलू है। पॉजिटिव पहलू यह है कि भारत अपनी एनर्जी का, अपने तेल का 80% जो कच्चा तेल है वो बाहर से मंगाता है, और उसका बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जिस पर इस समय सारा लड़ाई झगड़ा इस समय टिका हुआ है। जब युद्ध चल रहा था तो कच्चे तेल की कीमतें आप याद कीजिए $115 तक पहुंची थी। रुपया लगातार लुढ़क रहा था, 95 रुपये को टच कर गया था डॉलर के मुकाबले, और महंगाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन सीज फायर का ऐलान हुआ और इसके साथ ही तेल की कीमतें 16% गिर गई हैं। शेयर मार्केट में भी जबरदस्त तेजी आई है और अभी आएगी, क्योंकि ये राहत की बात है ये सीज फायर हो जाना। और देखो, अगर ये शांति कायम रहती है लगातार, तो इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी। साथ ही खाड़ी देशों में जो लाखों इंडियंस काम करते हैं ना, हमारे भाई बहन वहां 90 लाख के लगभग अपनी दाल रोटी कमाने गए हैं, और वहां से जो पैसा भारत में भेजते हैं वो सारा सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में छवि बहुत मायने रखती है। भारत को लग रहा था कि वो दुनिया का विश्व मित्र है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने का सारा सेहरा पाकिस्तान के सिर बंध गया। अब कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान का प्राइमरी बैक चैनल के रूप में उभरना भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है। भाई, भारत ने सालों से ईरान के चाबहार पोर्ट पर अरबों रुपये लगाए हैं, अरबों रुपये फूंक करके इस चाबहार पोर्ट को तैयार किया। और इसलिए तैयार किया ना कि सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से जो अमृतसर होते हुए भारत में माल आता था, यहां माल आता था, इसमें पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके, बीच में पाकिस्तान पड़ता था, और भारत यहां मुंबई से, गुजरात से यहां तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा चाबहार तक, और यहां फिर अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक बाई रोड कनेक्टिविटी भारत बना लेगा। लेकिन अब पाकिस्तान ही तेहरान और वाशिंगटन के बीच एक शांति दूत बन गया है, तो इससे भारत की रणनीति बेअसर तो हुई ही है। तो ऐसे में भारत के लिए हजम करना
बड़ा मुश्किल है कि वो अमेरिका के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना वो समझा करता था। ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, ट्रंप जो है वो एक व्यापारी आदमी है और इनके लिए सिर्फ नफा नुकसान घाटा और लाभ यही मायने रखते हैं। अपनी जरूरत के आधार पर ट्रंप साहब अपनी प्रायोरिटीज बदलने में तनिक भी नहीं हिचकते। तो अगर आसिम मुनीर ईरान से डील करा सकते हैं तो ट्रंप उन्हें इनाम देने से हिचकेंगे नहीं। और साथियों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के साथ ये जो नए नए रिश्ते बन रहे हैं ना गर्भाहट भरे, इसने भारत की उन चिंताओं को फिर से हवा दे दी है। भाई, भारत हमेशा से इस बात को हजम नहीं कर पाता कि हम अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले। ये चिंता भारत की फिर से सतह पर आई है। और दोस्तों, ट्रंप जैसे जो लेन देन वाले नेता है ना, ट्रांजैक्शनल लीडर, इनके दरबार में पसंदीदा मीडिएटर और बेकार टाइप मोहरे के बीच का फासला बहुत कम होता है। ये कब अपनी आंखें फेर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अब ये हाई लेवल मीटिंग क्योंकि होगी ही, और सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर 10 अप्रैल को टिकी रहेंगी कि भाई ये जो 14 दिन का सीज फायर है ये परमानेंट शांति समझौते में बदलेगा या फिर ट्रंप 14 दिन के बाद फिर से कहीं बमबारी का आदेश दे देंगे। अगर देखिए, ईरान अपने 10 पॉइंट प्लान पर अड़ा रहा, तनिक भी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ और हॉर्मुज में 19 करोड़ का टोल मांगता रहा, अमेरिका इसे बर्दाश्त करेगा नहीं, ये बात 100% श्योर है। और अगर इजराइल लेबनान में बमबारी नहीं रोकता तो उसे ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान भी बिल्कुल उसी तरह पलटवार करेगा, करता रहेगा। मतलब समझिए कि दो खतरे अभी हैं। अभी ये जो शांति जो स्थापित हुई है ये परमानेंट हम इसे नहीं मान सकते। तो अगर कहीं ये मध्यस्थता पाकिस्तान वाली दोस्तों नाकाम हुई तो मुनीर और शरीफ ये दोनों खलनायक बन सकते हैं रातों रात, और अमेरिका इन्हें भी नहीं बख्शेगा। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। वैसे इस 14 दिन के युद्ध ने देखो कहीं ना कहीं ये तो दिखाया ही है कि आज के दौर में भूगोल हथियारों से ज्यादा ताकतवर होता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के सारे हथियार के भंडार पर हावी पड़ गई है। अमेरिका को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए कमजोर देश ईरान के सामने 14 दिन का समय मांगना पड़ रहा है। आप समझिए इस सिचुएशन को कि कैसी क्रिटिकल सिचुएशन ज्योग्राफी की वजह से पैदा हुई है, इस चौक पॉइंट की वजह से पैदा हुई है। अब इस सारे कथा कहानी में सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनना भारत के लिए बड़ा खतरा है? और क्या आपको लगता है कि 14 दिन का युद्ध फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा? अपनी बेबाक राय दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको आज का हमारा डीप एनालिसिस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने सारे फैमिली में आप शेयर करिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगले एक और वीडियो में शानदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित और जागरूक रहिए। जय हिंद दोस्तों।